गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू लेक्चर 2 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फोर्स की डेफिनेशन समझी थी, फोर्स की एप्लीकेशन समझी थी, फोर्स क्या कर सकता है ये समझा था, और हमने एरिस्टोटल की ऑब्जर्वेशन के बारे में बात की थी। एरिस्टोटल की अपने टाइम पे जो ऑब्जर्वेशन रही होगी उसका कंक्लूजन उन्होंने कैसे गलत निकाला ये हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हमने गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था और उसके बाद हम लोग फाइनली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पे आए थे। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने न्यूटन का पहला सिद्धांत डिस्कस कर लिया था और न्यूटन साहब का पहला सिद्धांत कहता था कि जो बॉडी जिस सिचुएशन में है, मोशन में है या रेस्ट में है, तो वो उसी में रहती है जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल, बाहरी फोर्स नहीं लगाया जाता। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हमने डिस्कस की थी एंड आई थिंक वो काफ़ी हैं लॉ को समझने के लिए। अब हम बहुत जल्द सेकंड लॉ पे आएंगे। इससे पहले कि हम लोग सेकंड लॉ पे आएँ, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। सपोज करें कि आपके पास एक कार है। ठीक है, ये कार जो है ये आगे की ओर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ और इस वक्त इस कार की वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड। सपोज करो कार की एक सीट में आप भी बैठे हैं। ठीक है, तो सपोज करो आपके हाथ में एक सेब है और आपने ये सेब बाहर फेंक दिया। तो जब आप सेब को बाहर फेंकेंगे तो उस सेब की वेलोसिटी कितनी होगी और उस सेब की एक्सेलरेशन कितनी होगी? सोचो, कार जा रही है 40 की रफ्तार से और उसकी एक्सेलरेशन 10 है। तो जब आपने सेब को बाहर फेंक दिया, सेब मान लो यहाँ पे है, तो इस सेब की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? लेट अस डिस्कस। इसका आंसर ये है कि जिस व्हीकल में जो भी बॉडी होती है वो बॉडी उस व्हीकल के साथ जा रही है, तो जितनी वेलोसिटी उस व्हीकल की होगी उतनी ही वेलोसिटी उस बॉडी की भी होगी। हेंस इसका मतलब ये है कि अगर मैंने सेब बाहर फेंका है और अगर कार की वेलोसिटी 40 है तो इस सेब की वेलोसिटी भी 40 मीटर पर सेकंड होगी। दूसरी बात, कार की एक्सेलरेशन आगे को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब आप ये समझो एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी की होती क्यों? आपको पता है कार मूव कैसे करने लगती है? सपोज करो मैं कार का एक्सेलरेटर प्रेस करूं, ठीक है, तो उससे होगा क्या? कार का एक्सेलरेटर प्रेस करने से होता ये है कि कार के टायर्स घूमना शुरू कर देते हैं, इस सेंस में। ठीक, जब कार के टायर्स घूमना शुरू करेंगे तो सपोज करो ये पॉइंट है, ये पीछे जाना चाहता है, तो बेसिकली जो धरती है ना, ये इसके साथ कनेक्टेड होती है, इसको टच कर देते हैं। तो जब ये पीछे जाने की कोशिश करते हैं तो एक तरह से ये पीछे वाला फोर्स धरती पे लगा देते हैं, माने ये खुद पीछे मूव करते करते धरती को पीछे पुश कर देते हैं। तो उससे क्या होता है? आपको पता है कि दुनिया की हर बॉडी एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाती है। ये बात हमने न्यूटन के थर्ड सिद्धांत में डिस्कस भी करनी है। इनफैक्ट मोशन का भी बेसिकली यही रीज़न होता है। तो ये टायर्स जो हैं ये अर्थ को पीछे की ओर पुश करेंगे। हमने इस टॉपिक को फ्रिक्शन में बहुत डिटेल में डिस्कस करना है। और क्योंकि ये दोनों टायर्स अर्थ को पीछे पुश करेंगे, देयरफॉर जो अर्थ है वो इन टायर्स को आगे की ओर पुश करेंगे। तो वी कैन से फोर्स ऑन द टायर्स ड्यू टू अर्थ, इस डायरेक्शन में लगा और इस फोर्स की वजह से ये गाड़ी आगे जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो टायर्स हैं, टायर्स ने पुश किया किसको? अर्थ को बैकवर्ड। तो उससे हुआ क्या? अर्थ ने पुश किया किसको? टायर्स को। अब टायर्स के साथ कार कनेक्टेड है तो कार को भी आगे की ओर पुश किया। अब कार को जब पुश मिलेगा तो कार और उसमें बैठे हुए सारे पैसेंजर्स वो सभी आगे की ओर जाएंगे। इस वजह से कार की जो एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो कार की जो एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वो अर्थ की वजह से है। बट जो सेब है, जो इस पर्सन ने सपोज करो फल गिरा दिया,
तो अब सेब तो कार के साथ कनेक्टेड नहीं है ना, तो उससे होगा क्या, सेब पीछे छूट जाएगा, कार आगे निकल जाएगी। तो जो सेब है इसको इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं मिलेगी। अगर मैं आपसे पूछूं इस एप्पल पे कौन सा फोर्स लग रहा है, तो इस पे इकलौता फोर्स जो लग रहा है वो है ग्रेविटी। ग्रेविटी का फोर्स तो हर बॉडी पे लगता है, ग्रेविटी का फोर्स इस एप्पल पे भी लगता है, ग्रेविटी का फोर्स कार पे भी लगता है, वो हर बॉडी पे लग रहा है। तो इस सेब पे इकलौता फोर्स जो लग रहा है वो ग्रेविटी का फोर्स है। इसको कार टच नहीं कर रही तो कार का फोर्स नहीं लगेगा। एयर के फोर्स को हम लोग निगलेक्ट कर रहे हैं, तो इकलौते ग्रेविटी की वजह से इसकी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउन हो जाएगी। दैट्स ऑल। तो कहने का मतलब ये कि जब तक कोई बॉडी इस व्हीकल के साथ अटैच्ड है तब तक उस बॉडी की एक्सेलरेशन है। जब भी उस बॉडी की अटैचमेंट खत्म होगी तो इमीडिएटली उस बॉडी की एक्सेलरेशन भी व्हीकल के साथ ही खत्म हो जाएगी। ठीक। तो अब आप समझें नेक्स्ट एग्जांपल। सपोज करें ये एक लिफ्ट है, लिफ्ट समझते हैं, ऊपर ले जाने वाली। इस लिफ्ट में एक पर्सन है, इस पर्सन के हाथ में एक 1 रुपी कॉइन है। ठीक है। तो ये जो लिफ्ट है, इस लिफ्ट की मोशन जो है इसका अपवर्ड हो रहा है। इस लिफ्ट की वेलोसिटी इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड है और इसकी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड। मनी लिफ्ट की वेलोसिटी अगले सेकंड में 12, फिर अगले सेकंड में 14, फिर 16 ऐसे बढ़ने वाली है। तो कहता जैसे ही इस पर्सन ने इस सिक्के को रिलीज करा, अपने हाथ से छोड़ा, तो इस सिक्के की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगी। तो समझो इस बात को। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो, अब वेलोसिटी के चेंज होने का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन होना, तो उस बॉडी की एक्सेलरेशन तब होगी अगर उस बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। जब तक ये पर्सन लिफ्ट के साथ कनेक्टेड है तो इस पर्सन की एक्सेलरेशन भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी और इस पर्सन की इनिशियल वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि ये लिफ्ट के साथ है। पर सिक्का तो रिलीज हो गया ना। इनिशियल सिचुएशन ये थी कि जब सिक्के को इस पर्सन ने पकड़ा हुआ था तो लिफ्ट के साथ पर्सन अटैच्ड है, पर्सन के साथ ये कॉइन अटैच्ड है, इसलिए कॉइन की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी सेम हो जाती है। बट जब ये कॉइन रिलीज हो गया तो इस कॉइन की जो एक्सेलरेशन है वो लिफ्ट जितनी नहीं होगी। इस कॉइन की एक्सेलरेशन अब ग्राउंड की वजह से होगी। और रही बात वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी सेम होगी। क्यों? क्योंकि ये सारा सिस्टम पहले इकट्ठा था तो ऊपर की ओर जा रहा था, तो इस वक्त भी से ये सिक्का जो है ऊपर की ओर ही जाएगा। माने सिक्के की जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड ही होगी इनिशियली, पर धीरे 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 हम देखेंगे कि इस सिक्के के ऊपर लगने वाला इकलौता फोर्स जो है वो ग्रेविटी का है। ठीक है। और ग्रेविटी के फोर्स की वजह से सिक्के की एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। हालांकि वेलोसिटी इतनी अपवर्ड बट एक्सेलरेशन इतनी है। तो हम देखेंगे सिक्के की एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड ड्यू टू द अर्थ फोर्स, एंड इसकी वेलोसिटी है इतनी बिकॉज लिफ्ट की इनिशियल वेलोसिटी भी इतनी ही है। ठीक। यहाँ पे मैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डिस्कशन खत्म करता हूँ। अब हम आएंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले हमें पहले मोमेंटम को अच्छे से समझना पड़ेगा। मोमेंटम को इन जनरल पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। शायद आपने 9th क्लास में भी मोमेंटम के बारे में कुछ कुछ जाना हो। हम इसको नए सिरे से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक। तो बेसिकली मोमेंटम का मीनिंग क्या है, इसकी सिंपल डेफिनेशन जो आप किताबें में पढ़ेंगे वो है इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड बाय बॉडी। ठीक है। किसी बॉडी के पास कितना मोशन है ये मोमेंटम बताता है। खैर ये डेफिनेशन समझनी बहुत मुश्किल है, मैं आपको एक इजियर वर्जन बता रहा हूँ। किसी बॉडी का मोमेंटम कितना है, ध्यान से समझना। किसी बॉडी का मोमेंटम कितना है वो इस बात को सूचित करता है कि उसको रोकने के लिए, टू स्टॉप इट, हमें कितना ज्यादा फोर्स कितने टाइम के लिए लगाना पड़ सकता है। टू स्टॉप इट व्हाट अमाउंट ऑफ फोर्स वी नीड फॉर हाउ मच टाइम।
किसी बॉडी के मोमेंटम को डिफाइन कर सकते हैं कि उसको रोकने के लिए जितना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़े जितने ज़्यादा टाइम के लिए, वही उसका मोमेंटम। इसका फंडा समझिए, अगर कोई भारी भरकम बॉडी किसी गति के साथ मूव कर रही है और कोई छोटी सी बॉडी मूव कर रही है, तो आप ऑब्वियसली सोचेंगे इसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो इसका मोमेंटम ज़्यादा है। समझ में आएगा? अब सपोज करो दो सेम मास की बॉडीज, तो दो बॉडीज सपोज करो 1 kg दोनों की सेम वेलोसिटी है। इनफैक्ट मास को भी लीव करो, 1 kg को भी लीव करो। सपोज करो दो स्कूटर्स हैं, ठीक है, इन दोनों केस के राइडर है, ऑब्वियसली दोनों स्कूटर का सेम मास है। सपोज करो 120 kg दोनों का मास है। एक स्कूटर की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, एक की वेलोसिटी है 60 मीटर पर सेकंड, ये बहुत फास्ट है। तो अब मुझे सोच के बताओ, दोनों के सामने सेम ऑब्स्टेकल आ गया, दोनों ने लगा दी ब्रेक, कौन जल्दी रुकेगा? एक की 10 वेलोसिटी है, एक की 60 वेलोसिटी है, कौन जल्दी रुकेगा? ऑब्वियसली ये जल्दी रुकेगा, ये लेट रुकेगा, इसको ज़्यादा टाइम लगेगा रुकने के लिए। अब देखो, दोनों ने सडन ब्रेक लगाए तो दोनों पे ब्रेक ने फोर्स तो सेम लगाया, क्योंकि ब्रेक तो एक जैसे है, स्कूटरी का सेम मॉडल है, सब कुछ सेम है, बट इसको रुकने के लिए ज़्यादा टाइम लगा, ज़्यादा टाइम इसको लगा, दैट मीन्स मोमेंटम इसका ज़्यादा है। तो अब एक बात तो समझो, हमने मोमेंटम को डिफाइन किया था कि जिसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगे, ज़्यादा टाइम लगे, उसका मोमेंटम ज़्यादा है। तो अगर दो बॉडीज की वेलोसिटी सेम है तो भारी बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा हुआ। तो अगर दो बॉडीज का वजन सेम है तो तेज बॉडी को रोकने के लिए ज़्यादा टाइम लगा, तो तेज बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा हुआ। तो हम दो बातें समझते हैं इससे। पहली बात तो ये कि मोमेंटम बढ़ता है अगर मास बढ़े, मोमेंटम बढ़ता है अगर वेलोसिटी बढ़े। ऑब्वियसली दोनों के प्रोपोर्शनल हो गए। तो बाय डेफिनेशन मैथमेटिकली हम लोग डिफाइन करते हैं इसका मैथमेटिकल वैल्यू, वी डिफाइन मोमेंटम वेक्टर इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली हम डिफाइन कर रहे हैं कि मोमेंटम की वैल्यू मास ऑफ द बॉडी इनटू वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी के बराबर है, ठीक है। अब मास और वेलोसिटी दोनों की यूज पड़ेगी मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए। ऑब्वियसली ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज अगर वेलोसिटी वेक्टर है तो मोमेंटम तो वेक्टर हो गई। तो यहाँ पे दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। पहली बात, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी बात, इसके यूनिट्स, मास की यूनिट क्या हुई? एसआई यूनिट केजी, वेलोसिटी की यूनिट क्या हुई? मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं आपसे पूछूं मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे पूछूं मैं सीजीएस यूनिट क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो सीजीएस में मास की यूनिट हुई ग्राम और वेलोसिटी की यूनिट हुई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो समझो इस बात को, मोमेंटम की एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड है और सीजीएस यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड है। लेट अस कंपेयर दीज टू यूनिट्स। तो इन यूनिट्स को कंपेयर करने के लिए हम सिंपली डिवाइड करेंगे। जब हम एसआई यूनिट को सीजीएस पे डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन बन जाती है केजी मीटर पर सेकेंड अपॉन ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेकेंड और सेकेंड का टर्म। तो ये बन गया किलोग्राम अपॉन ग्राम इंटू मीटर अपॉन सेंटीमीटर। अब देखो, किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, ग्राम ग्राम कट गया। मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटा, तो ये क्या बना? 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 10⁵। तो हमारे पास वैल्यू आई 1 kg मीटर पर सेकेंड अपॉन 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 10⁵। तो अपनी इक्वेशन बनी 1 kg मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ऑब्वियसली केजी मीटर पर सेकेंड मोमेंटम की एक बड़ी यूनिट है। चलो, हमें अभी मोमेंटम के बारे में कुछ बेसिक वैल्यूज पता लगे। इसके साथ ही हमें एक और बात भी याद रखनी है, दैट सपोज करो किसी बॉडी का मास है 10 kg और सपोज करो उसकी वेलोसिटी है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो अगर मैं आपसे पूछूं उस बॉडी का मोमेंटम कितना है, तो मोमेंटम आ जाएगा मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर दैट इज इक्वल टू 10 kg इंटू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप मीटर पर सेकेंड। देन मोमेंटम इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड अलग करो, 10 स्केलर। अच्छा, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, स्केलर वैल्यू को स्केलर से मल्टीप्लाई करना है
यूनिट को यूनिट से करना है और वेक्टर को साथ में रखना है। ध्यान से सुनो बात, जब भी हम एक स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो यूनिट को यूनिट के साथ रखना है, स्केलर नंबर को स्केलर नंबर के साथ रखना है और वेक्टर को उनके साथ चिपकाना है। फॉर एग्जांपल केजी और मीटर पर सेकंड बना केजी मीटर पर सेकंड, 10 और 2 बना 20 आई कैप, 10 और 3 बना 30 जे कैप, 10 और 5 बना 50 के कैप। देखो नंबर को मल्टीप्लाई करके यूनिट को साथ में रखा और एंड पे यूनिट चिपकाई। ठीक, तो इस तरह से आप इस बॉडी का मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो इसके साथ ही मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग खुद मुझे मोमेंटम कैलकुलेट करके दिखाओ। आप क्या करेंगे, जब पूरा क्वेश्चन हो जाए तो आपने वीडियो पॉज करनी है, अपना आंसर निकालना है, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करनी है और फिर देखना है कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है। डू दिस। तो ये आपका क्वेश्चन है, हमारे पास दो बॉडीज हैं ए और बी, दोनों की मासेस दे दिए हैं, दोनों की वेलोसिटीज दे दी हैं और हमने सिस्टम का टोटल मोमेंटम कैलकुलेट करना है। फाइंड टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। टोटल मोमेंटम ऑब्वियसली पहले का मोमेंटम और दूसरे के मोमेंटम दोनों का सम। ट्राई करो। तो लेट अस डू दिस। देखो टोटल मोमेंटम की वैल्यू होगी पहली बॉडी का मोमेंटम प्लस सेकंड बॉडी का मोमेंटम। पहली बॉडी का मोमेंटम आएगा मास ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ ए, प्लस दूसरी बॉडी का मोमेंटम आएगा मास ऑफ बी इंटू वेलोसिटी ऑफ बी। तो उनका टोटल मोमेंटम बन जाएगा 5 kg मल्टीप्लाइड बाय 10 आई कैप माइनस 20 जे कैप प्लस 5 के कैप प्लस 10 kg इंटू 30 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 10 के कैप। उसके बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50 आई कैप माइनस 100 जे कैप प्लस 25 के कैप केजी मीटर पर सेकंड, प्लस इसको मल्टीप्लाई करा तो 300 आई कैप प्लस 50 जे कैप प्लस 100 के कैप केजी मीटर पर सेकंड। अब हम इनको सम करेंगे। देखो पहली बात यूनिट तो दोनों की सेम ही है, हम इसको बाहर लिख सकते हैं। 50 एंड 300 आई कैप बन गया 350 आई कैप, 50 एंड माइनस 100 बन गया माइनस 50 जे कैप, 100 एंड 25 बन गया 125 के कैप। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। मैच हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कहता हमारे पास दो बॉडीज हैं ए और बी, दोनों के मासेस 20 kg और 2 kg के बने। पहली बॉडी की वेलोसिटी है माइनस आई के प्लस 2 जे के, दूसरी बॉडी की वेलोसिटी कितनी है मुझे नहीं पता। ठीक है, मुझे नहीं पता। कहता सिस्टम का टोटल मोमेंटम जीरो है। तो अगर सिस्टम का टोटल मोमेंटम जीरो है तो बताओ दूसरे की वेलोसिटी कितनी है। ट्राई करो। पहले का मास दे दिया, पहले का वेलोसिटी दे दी, तो पहले का मोमेंटम आ जाएगा। दूसरे की वेलोसिटी नहीं पता, दूसरे का मास पता है और टोटल मोमेंटम जीरो पता है, तो कहता है इसका वेलोसिटी बताओ। राइट, चलिए डिस्कस करते हैं। देखो हमें पता है सिस्टम का टोटल मोमेंटम होगा इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मोमेंटम का सम, माने पहले का मोमेंटम प्लस दूसरे का मोमेंटम। अब पहले का मोमेंटम आएगा मास ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ ए, प्लस दूसरे का मोमेंटम आएगा मास ऑफ बी इंटू वेलोसिटी ऑफ बी। तो टोटल मोमेंटम तो जीरो है। अब पहले का मोमेंटम आएगा मास इंटू वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू 20 इंटू माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप के जी मीटर पर सेकेंड, प्लस दूसरे का मोमेंटम आया 2 kg इंटू वी बी, हमें नहीं पता कितनी है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्वांटिटी को इस डायरेक्शन में ले जाएंगे। अच्छा kg और kg कैंसिल आउट हो गया, इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो हमारी वैल्यू बन जाएगी 20 इंटू आई कैप माइनस 2 जे कैप मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 2 वी बी। देखो यहाँ पे साइंस रिवर्स हो गए जब हम उसको इस डायरेक्शन में लेकर गए। 2 के साथ 20 कैंसिल हुआ तो यहाँ पे 10 बना, यहाँ की वैल्यू आ जाएगी 10 आई कैप माइनस 20 जे कैप मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ बी। ठीक, तो बेसिकली ये मोमेंटम का कंसेप्ट है। अब हम न्यूटन के सेकंड लॉ पे फाइनली आते हैं। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, स्टेटमेंट आप सामने देख सकते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी is directly proportional to the rate of change of that momentum of the body. इसका फंडा समझो, F proportional to change in momentum delta P upon delta T is equal to final momentum minus initial momentum upon final time minus initial time. इनफैक्ट ये तब है अगर फोर्स कांस्टेंट है।
अगर हम इसको डिफरेंशिएशन के लैंग्वेज में डिस्कस करें, स्मॉल चेंज की लैंग्वेज में डिस्कस करें, तो अपनी इक्वेशन बन जाएगी F प्रोपोर्शनल टू dp/dt। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस लॉ कि ये कैसे वर्क करता है। देखो हमें इतना पता है कि मोमेंटम की वैल्यू होती है मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर कोई एक चीज़ भी बढ़ी तो मोमेंटम बढ़ेगी, ठीक है। तो आप एक एग्जांपल समझो, दो एग्जांपलों से इस बात को समझते हैं। पहली एग्जांपल, सपोज करो हमारे पास दो बॉडीज हैं, दोनों का मास सेम। एक बॉडी की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, एक की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। मैं चाहता हूं दोनों बॉडी को एक सेकंड के अंदर अंदर रोक लूँ। समझो इस बात, मैं चाहता हूं कि दोनों बॉडीज को एक सेकंड के अंदर अंदर स्टॉप कर दूं रेस्ट पे लिए। तो इसकी फाइनल सिचुएशन क्या आएगी? मास इनटू जीरो, जीरो वेलोसिटी। और इसकी भी फाइनल सिचुएशन यही है। तो मैं चाहता हूं कि एक सेकंड के अंदर दोनों बॉडीज अगर रेस्ट पे हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका चेंज इन मोमेंटम कितना है, मैग्नीट्यूड। फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस लूंगा ना, तो चेंज इन मोमेंटम आएगा जीरो माने फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम 10 है। तो चेंज इन मोमेंटम पहली बॉडी का 10 है आया। दूसरी बी बॉडी का चेंज इन मोमेंटम कितना है? बी बॉडी का चेंज इन मोमेंटम आएगा फाइनल माइनस इनिशियल माने 0 माइनस 2m। तो इसका चेंज इन मोमेंटम आएगा 2m। कोई दिक्कत? ठीक है। तो हम दोनों बॉडी का हमें चेंज इन मोमेंटम पता है और दिख रहा है कि इसका चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा है। तो आप एक चीज़ कॉमनली खुद ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो बॉडी ज़्यादा स्पीड से मूव कर रही है उसको स्टॉप करने के लिए हमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसकी एक कॉमन एग्जांपल है, सपोज करो आप क्रिकेट खेल रहे हो और किसी ने आपकी तरफ एक बॉल फेंकी, ठीक है। तो वो बॉल अगर आए आपके पास, अगर वो बॉल 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आएगी तो आप उसको बहुत आसानी से रोक लोगे, आपको कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। बट सपोज करो वो बॉल आपके पास 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से तेज फेंकी जाएगी, तो क्या होगा? तो आपका हाथ यहाँ पे नहीं रुकेगा, आपका हाथ ऐसे जाएगा, ऐसे लाइक, मतलब बॉल को रोकते रोकते। सपोज करो यहाँ पे बॉल स्ट्राइक करी, तो जैसे ही बॉल स्ट्राइक करी तो उसको रोकने के लिए हाथ को पीछे मूव करना पड़ेगा। लाइक उस बॉल को रोकने के लिए हाथ को बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। सिमिलरली सपोज करो आपके एक आपका एक कोई फ्रेंड है, एक साइकिल चला रहा है, जस्ट उसने स्टार्ट करना है, अभी उसका साइकिल रेस्ट पे, और आपने क्या किया, आपने साइकिल को उसके स्टैंड से पीछे से पकड़ लिया और आपने इतना अच्छे से पकड़ा कि वो जितना मर्जी जोर लगा ले वो साइकिल को नहीं चला पाएगा। समझ रहे? मतलब वो साइकिल का पैडल घुमाने की कोशिश कर रहा है बट साइकिल चल नहीं रहा बिकॉज आपने पकड़ा हुआ है। तो आप साइकिल को अच्छे से पकड़ सकते हो। अब सपोज करो कि उस पर्सन ने क्या किया, उस पर्सन ने टू व्हीलर पे यही एक्सपेरिमेंट ट्राई किया। सपोज करो उसने पहले एक एक्टिवा पे ट्राई किया, ठीक है, और उसने उसको एक मॉडरेट स्पीड देने की कोशिश करी। तो आपने अकेले नहीं, सपोज करो आपने अपने दो कंपेनियंस के साथ उस एक्टिवा को भी पीछे से पकड़ लिया, तो हो सकता है कि फॉर अ फ्यू सेकेंड्स आप लोग उस एक्टिवा को रोकने में लाइक सक्सेसफुल हो पाए, शायद आप उस एक्टिवा को कुछ सेकंड्स के लिए रोक पाए। तो उसके बाद क्या किया उस पर्सन ने, एक बड़ी बाइक ली, सपोज करो बुलेट ले लिया, हार्ले डेविडसन ले लिया, ठीक है। तो हार्ले डेविडसन को या किसी और बड़ी बाइक को सपोज करो यहाँ पे 3 लोग भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं और इस पर्सन ने अपने फुल गियर पे बाइक को स्टार्ट कर दी, तो ऑब्वियसली कोई भी इसको रोक नहीं पाएगा, राइट। सो बेसिकली इससे पता क्या लगता है, इससे पता ये लगता है कि जैसे जैसे इस बॉडी का वजन बढ़ रहा है, ऑब्वियसली जितने कम टाइम में ये जितना मोमेंटम गेन कर सकती है वो बढ़ रहा है ना, इनका वजन बढ़ा और इनकी मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी भी बढ़ी। अब जितना स्कूटी दौड़ सकती है उतना साइकिल तो दौड़ नहीं सकता, सिमिलरली जितना बाइक दौड़ सकती है उतना स्कूटी तो दौड़ नहीं सकती। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी भी बढ़ रही है,
और मास भी बढ़ रहा है। देयरफॉर इस डायरेक्शन में मोमेंटम बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे मोमेंटम यहाँ बढ़ रहा है तो वैसे वैसे यहाँ पे हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। फिर एक सिचुएशन तो हमारी ये आ गई है, सपोज करो इस पर्सन ने कार ले ली, ठीक है, तो ये पर्सन कार ड्राइव कर रहा है, यहाँ से पीछे से 5 लोग इस कार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली पांचों के पांचों इसको रोक नहीं पाएंगे। तो यहाँ से क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम नीचे नीचे प्रोसीड कर रहे हैं बॉडी का पॉसिबल मोमेंटम बढ़ रहा है, और मोमेंटम इतना ज़्यादा हो गया है कि हमारे पास इतना फोर्स ही नहीं है कि हम बॉडी को रोक पाए। तो इससे पता क्या चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि अगर ज़्यादा मोमेंटम वाली बॉडी को रोकना है तो ज़्यादा फोर्स चाहिए, अगर कम मोमेंटम वाली बॉडी को रोकना है तो कम फोर्स चाहिए, ठीक है नहीं। जैसे कि हमने यही एग्जांपल डिस्कस की थी, 2 मीटर पर सेकंड वाली बॉडी को रोकना है बहुत कम फोर्स चाहिए, 20 मीटर पर सेकंड वाली बॉडी को रोकने के लिए काफ़ी फोर्स चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ से हमें एक सबक मिलता है कि फोर्स इंक्रीजेज विद द चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस्ड, है कि नहीं, पहला ऑब्जर्वेशन। अच्छा, इसकी भी कोई वैराइटीज हैं। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल डिस्कस की कि बॉडी का मास सेम रहा, वेलोसिटी चेंज हुई। अब एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सपोज करो आपके सामने, सपोज करो आप फुटबॉल खेल रहे हो, ठीक है, यहाँ पे 2 फुटबॉल के प्लेयर्स हैं, नहीं फुटबॉल नहीं, आप रग्बी खेल रहे हो। रग्बी पता है, रग्बी जो गेम होती है उसमें क्या होता है, आप अगर आपको नहीं पता तो आप अभी के अभी गूगल करिएगा। तो रग्बी RUGBY, उसमें क्या होता है, बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लेयर्स होते हैं इनके पास एक बॉल होती है, वो इनको अपने पास खुद से पकड़ के अपने चेस्ट के साथ उसको टच करके दौड़ते हैं, और इनको उस बॉल को पकड़ के दौड़ना होता है, और सामने वाला प्लेयर जो होता है वो इनकी बॉल छीन भी सकता है, इनको पकड़ सकता है, ठीक है। तो सपोज करो आप रग्बी खेल रहे हो, तो सपोज करो यहाँ पर और आपके सामने एक छोटा सा प्लेयर है, इसके पास अपनी बॉल है और आपने इस पर्सन से बॉल छीननी है। तो आई थिंक अगर आप इतने बड़े हो और आपका प्लेयर आपके सामने बहुत छोटा है, जो आपका ओपोनेंट है, और आई थिंक आप इसको आराम से रोक लोगे, है कि नहीं। आपके सामने छोटा सा प्लेयर है, इसको रोकना आपके लिए बहुत आसान है। अब सपोज करो कि कोई बड़ा प्लेयर, बड़ा ओपोनेंट आपके सामने आ जाए और आपको इस पर्सन को रोकना हो, तो दैट वुड नॉट बी इक्वली इजी, राइट। इस पर्सन को रोकना इजी है, इस पर्सन को रोकने के लिए आपको कम फोर्स चाहिए कंपेयर टू दिस पर्सन, भले ही दोनों की वेलोसिटी सेम हो। मान लो छोटा प्लेयर भी v वेलोसिटी से जा रहा हो, मान लो बड़ा प्लेयर भी v वेलोसिटी से जा रहा हो, डिफरेंस किस चीज़ का है, डिफरेंस मास का है। अगर इसका मास छोटा है तो इसका मास ज़्यादा है, मास माने वजन, जो आप अपना वेटिंग मशीन पे चेक करते हो, ठीक है। तो इस पर्सन का मास कम है तो इसको रोकना आसान है, इसका मतलब इसको कम फोर्स पे भी रोका जा सकता है। इसका मास ज़्यादा है तो इसको रोकने के लिए फोर्स ज़्यादा चाहिए। इससे क्या पता लगता है, देखो पहली बात तो ये कि बॉडी को, दोनों को रोकने के लिए जो फोर्स है वो मास पे डिपेंड कर रहा है। अब देखो हमने 2 एग्जांपल डिस्कस किए, इस एग्जांपल से पता चलता है कि अगर किसी प्लेयर को रोकना है तो उसको रोकने के लिए जो फोर्स चाहिए वो उस प्लेयर के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से पता चलता है कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को रोकना है तो उसको रोकने के लिए जितना फोर्स चाहिए वो उसकी वेलोसिटी के भी डिपेंड करता है। तो अगर मैं कंबाइन करूँ तो फोर्स तो चेंज इन मोमेंटम पे डिपेंड करा, हमने उस बॉडी का जितना मोमेंटम चेंज करवाना है फोर्स उस पर डिपेंड करा। अब हम डिस्कस करेंगे कि टाइम इंटरवल पे फोर्स कैसे डिपेंड करता है। देखो थर्ड एग्जांपल, सपोज करो आप एक साइकिल पे जा रहे हैं, तो ये आपका साइकिल है, आप इस पे जा रहे हैं। तो अगर आप इसका हैंडल देखेंगे तो साइकिल्स के जो हैंडल्स होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं, ठीक है। सपोज करो ये पकड़ने के लिए है और ये जो 2 हैं ये ब्रेक्स हैं, ठीक है। तो ब्रेक्स कुछ इस टाइप के होते हैं और इनमें स्पेशलिटी ये होती है कि हम ब्रेक्स को जितना ज़्यादा दबाएंगे साइकिल उतना जल्दी रुकेगा। सपोज करो आपने एक बार इसको
यहाँ से हल्का सा दबाया यहाँ तक, ये एक केस है। सपोज करो आपने पूरा दबा दिया, सेकंड, ये सेकंड केस है। ऑब्वियसली फर्स्ट केस में आपने ब्रेक्स को ज़्यादा फोर्स लगाने के लिए नहीं फोर्स किया। तो अगर मैं इस फर्स्ट केस को और सेकंड केस को डिस्कस करूंगा तो मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट केस में ब्रेकिंग जो है, जो फोर्स है वो वीक है, जबकि सेकंड केस में जो ब्रेक फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है। तो सेकंड केस में मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ब्रेक किया। तो अब मुझे एक बात बताओ, सपोज करो मेरा जो साइकिल है वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है और मैंने बहुत धीरे से ब्रेक लगाया, बहुत स्लो ब्रेक लगाया, तो क्या होगा? ठीक है, साइकिल रुकेगा, बट हो सकता है उसमें 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड लग जाए, हो सकता है, बिकॉज ब्रेकिंग मैंने बहुत स्लो की है, स्मूथ की है। तो इस केस में दिखेगा कि साइकिल धीरे धीरे रुकता है, स्लोली रुकता है, उसको टाइम ज़्यादा लगता है, हालांकि वो स्मूथली रुकता है, हमें कोई झटका नहीं लगता है। ठीक। सेकंड केस में सपोज करो मैंने बिल्कुल एंड तक ब्रेक दबा दिया। जब मैं ब्रेक को बिल्कुल एंड तक दबा दूंगा तो ब्रेकिंग एक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग एक्शन की वजह से ये साइकिल विद इन 1 और 2 सेकेंड रुक जाएगा, तो मतलब टाइम पीरियड कम लगा। तो देखो यहाँ पे फोर्स ज़्यादा हुआ तो साइकिल जल्दी रुका, टाइम पीरियड छोटा हो गया। यहाँ पे फोर्स कम था तो साइकिल धीरे धीरे रुका, उसको टाइम ज़्यादा लगा। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है? यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/डेल्टा टी। किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज करवाना है तो उस चेंज, अब साइकिल रुका यहाँ पे भी, रुका यहाँ पे भी, मास दोनों जगह साइकिल का सेम, इनिशियल वेलोसिटी दोनों केसेस में साइकिल की 10 है, फाइनल वेलोसिटी दोनों केसेस में साइकिल रुक गया तो दोनों केसेस में साइकिल की फाइनल वेलोसिटी 0। तो देखो मोमेंटम तो दोनों जगह पे सेम है, चेंज इन मोमेंटम तो दोनों जगह पे सेम है। तो बेसिकली जो फोर्स है और जो टाइम इंटरवल है वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। अगर साइकिल को जल्दी रोका गया तो फोर्स ज़्यादा लगाया गया, अगर साइकिल को स्लोली रोका गया, टाइम पीरियड ज़्यादा लगा, तो फोर्स वीक था, फोर्स का मैग्नीट्यूड कम था। तो देखो हमारे पास किसने ऑब्जर्वेशन, पहला ऑब्जर्वेशन आया था। मैं तीनों एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस कर रहा हूँ रिपीट्स। पहला ऑब्जर्वेशन बॉल वाला था, उससे पता चला था कि अगर बॉडी की वेलोसिटी में चेंज बड़ी लानी हो तो फोर्स ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी ऑब्जर्वेशन थी कि अगर जिस बॉडी को रोकना है उसका मास ज़्यादा हो तो उसके लिए भी हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए। तीसरी ऑब्जर्वेशन है अगर किसी बॉडी को जल्दी रोकना है तो उसके लिए भी फोर्स ज़्यादा चाहिए, और अगर ऑब्वियसली स्लो रोकना है तो उसके लिए फोर्स कम चाहिए। तो बेसिकली फोर्स तो इन तीनों चीज़ों के प्रोपोर्शनल हो गए, फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास, फोर्स प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वेलोसिटी, एंड फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टाइम इंटरवल, है कि नहीं?